क्लास 8 मैंने आपको आपकी हिंदी की पूरक पाठ्यपुस्तक भारत की खोज से पाठ 2 से बेटा 4 टॉपिक पूरी तरह समझाया था। मतलब 4 टॉपिक बेटा मैंने आपको पूरा समझा दिया था। 5वां टॉपिक भारत की विविधता और एकता से आधा भाग समझाया था। आज बेटा मैं आपको उसके आगे का भाग समझाने जा रही हूँ। भारत की विविधता और एकता, यानी भारत में विविधता है फिर भी क्या है, एकता है। जैसा कि उन्होंने जवाहरलाल नेहरू ने उदाहरण दिया पठान का और तमिल का, कि उनकी नस्लें भिन्न हैं, हालांकि उनके भीतर कुछ समान सूत्र हो सकते हैं। वे चेहरे और शरीर गठन में, खाने पहनावे, भाषा में एक दूसरे से भिन्न हैं। वहाँ के बहुत से रीति रिवाज जैसे कश्मीर के भी हिमालय के उस पार की याद दिलाते हैं। मतलब उन लेखक ने ये कहा है कि बदलाव और अंतर भिन्नता होने के बाद भी एकता बनी हुई है। पठानों के लोक प्रचलित नृत्य रूसी कोजक नृत्य शैली से मिलते हैं। फिर कह रहे हैं पठानों के जो लोक नृत्य हैं वो किससे मिलते हैं, वह रूसी कोजक नृत्य शैली से मिलते हैं। इन तमाम भिन्नताओं के बावजूद पठान पर भारत की छाप वैसी ही स्पष्ट है जैसी तमिल पर। जैसी तमिल की छाप है वैसे ही बेटा पठानों पर भी उसकी छाप, भारत की छाप पठानों पर भी है, जबकि बहुत सारी भिन्नताएं उनमें हैं। इसमें कोई अचरज नहीं है क्योंकि सीमा के ये प्रदेश और साथ ही अफगानिस्तान भी भारत के साथ हजारों वर्ष से जुड़े रहे हैं। ये पुराने तुर्क और दूसरी जातियां जो अफगानिस्तान और मध्य एशिया में बसी थी, इस्लाम के आने से पहले बौद्ध थी और उससे भी पहले वैदिक काल में हिंदू थी। पठान के लोक प्रचलित नृत्य भी बेटा बहुत कुछ रूसी कोजक नृत्य शैली से मिलते हैं। बहुत सारी भिन्नताएं हैं, उसके बाद भी पठान पर भारत की छाप वैसे ही दिखाई पड़ती है जैसे तमिल पर दिखाई पड़ती है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है क्योंकि सीमा के जो ये प्रदेश हैं बेटा, और साथ ही जो अफगानिस्तान भी, सीमा के ये प्रदेश और साथ ही क्या अफगानिस्तान भी भारत के साथ हजारों साल से जुड़े हैं। चाहे अफगानिस्तान, सीमा के प्रदेश, ये बेटा भारत से हजारों साल से जुड़े हुए हैं, भारत से हजारों साल से साथ रहे हुए। ये पुराने तुर्क और दूसरी जातियां, ये पुराने तुर्क और दूसरी जातियां जो अफगानिस्तान और मध्य एशिया में, ये पुराने तुर्क बेटा और जो दूसरी जातियां हैं जो अफगानिस्तान और मध्य एशिया में बसी थी, जो कहाँ बसी थी, दूसरी जातियां और तुर्क ये मध्य एशिया में बसी थी। इस्लाम जब आया था, इस्लाम के आने से पहले, जब भारत में बेटा इस्लाम आया उसके पहले क्या थी, बौद्ध थी। भारत में इस्लाम के आने के पहले बौद्ध थी और उससे भी पहले क्या थी, उससे भी पहले थी वैदिक काल में हिंदू थी। मतलब जो पुराने तुर्क और दूसरी जातियां जो बेटा अफगानिस्तान और मध्य एशिया में बसी थी, तो इस्लाम के आने के पहले वो बौद्ध थी, उससे पहले क्या थी, उससे इस्लाम के आने पहले बौद्ध थी और उसके आने के पहले ये हिंदू थी। सीमांत क्षेत्र प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रमुख केंद्रों में से था। अब भी स्मारकों और मठों के ढेरों ध्वस्त अवशेष उसमें बिखरे हैं। विशेष रूप से तक्षशिला के महान विश्वविद्यालय के जो 2000 वर्ष पहले अपनी प्रसिद्धि की चरम सीमा पर था। सारे भारत के साथ ही एशिया के विभिन्न भागों से विद्यार्थी यहाँ खींचे आते थे। धर्म परिवर्तन के अंतर जरूर आया, धर्म परिवर्तन से अंतर जरूर आया, पर उन क्षेत्रों के लोगों ने जो मानसिकता विकसित कर ली थी वह पूरी तरह नहीं बदल सकी। मध्य सीमांत क्षेत्र प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रमुख केंद्रों में से बेटा
था। सीमांत क्षेत्र जो था वह भारतीय संस्कृति के प्रमुख केंद्रों में से था। स्मारक, मठ और बहुत सारे जो है ध्वस्त हुए अवशेष बिखरे हैं। विशेष रूप से क्या है उसमें? विशेष रूप से बेटा है तक्षशिला के महान विश्वविद्यालय जो बिखरे हैं भारतीय संविधान के प्रमुख केंद्र। उसमें से बेटा क्या था? उसमें से विशेष रूप से जो था वह था तक्षशिला के महान विश्वविद्यालय। जो क्या थे? वह विश्वविद्यालय तक्षशिला के विश्वविद्यालय 2000 वर्ष पहले से अपनी प्रसिद्धि के लिए, यानी कि तक्षशिला के विश्वविद्यालय बहुत ही अधिक प्रसिद्ध थे। 2000 वर्ष पहले से अपनी प्रसिद्धि के लिए वह चरम सीमा पर था। यानी कि तक्षशिला का विश्वविद्यालय सारे भारत के साथ ही एशिया के विभिन्न भागों से विद्यार्थी तक्षशिला में आते थे। सारे भारत के भी और साथ ही एशिया के विभिन्न भागों से विद्यार्थी बेटा तक्षशिला में के विश्वविद्यालय में आते थे। धर्म का परिवर्तन करने से अंतर तो जरूर आया, बदलाव तो जरूर आया, पर लोगों ने जो मानसिकता विकसित कर ली थी, लोगों ने जो बेटा अपनी मानसिकता विकसित की थी वह पूरी तरह से नहीं बदल सकी। तो इस तरह से यहाँ पर किसका जिक्र किया गया है? तक्षशिला के महान विश्वविद्यालय, जहाँ पे बेटा अलग अलग भागों से भारत के विद्यार्थी आते थे। पठान और तमिल दो चरम उदाहरण हैं। लेखक ने किसका उदाहरण दिया है? लेखक ने विविधता के मामले में पठान और तमिल का उन्होंने उदाहरण दिया है। बाकी की स्थिति कहीं इन दोनों के बीच में है। मतलब पठान एक तरफ बेटा और तमिल दूसरी तरफ उदाहरण दिया, और जो बाकी बचे उनकी स्थिति इन दोनों के बीच की है। सबकी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं, पर सब पर इससे भी गहरी छाप है भारतीयता की। देखिए यहाँ पर क्लियर कर दिया लेखक ने बेटा कि सबकी अलग अलग विशेषताएं, चाहे बेटा वो शारीरिक विशेषताएं हो, चाहे शारीरिक गठन हो, मानसिकता हो, या उनके रीति रिवाज हो, उनके पहनावे हो, कितना भी अलग हो, सबकी अलग अलग विशेषताएं हैं, पर जो सबसे ज्यादा सब पर जो गहरी छाप है वह है भारतीयता की छाप, कि वह भारतीय हैं। यह जानकारी बेहद हैरत में डालने वाली है कि बंगाली, मराठी, गुजराती, तमिल, आंध्र, उड़िया, असमी, कन्नड़, मलयाली, सिंधी, पंजाबी, पठान, कश्मीरी, राजपूत और हिंदुस्तानी भाषा भाषी जनता से बसा हुआ विशाल मध्य भाग कैसे सैकड़ों वर्षों से अपनी अलग अलग पहचान बनाए रहा है। इसके बावजूद इन सब के गुण दोष कमोवेश एक से है। इसकी जानकारी पुरानी परंपरा और अभिलेखों से मिलती है। लेखक कहते हैं कि सबसे ज्यादा तो जो डालने वाली बात है आश्चर्य में, वो ये है कि बंगाली, मराठी, गुजराती, पठान, पंजाबी, मलयाली, राजपूत, ये सब क्या है? हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तानी भाषा भाषी जनता से बसा हुआ है। यानी कि ये हिंदुस्तान की भाषा भाषी प्रत्येक जनता में बसा हुआ है। विशाल मध्य भाग, भारत का विशाल मध्य भाग किस तरह से सैकड़ों वर्षों से बेटा ये अपनी अपनी अलग अलग पहचान बनाए, अलग अलग पहचान। जबकि क्या है? जबकि बेटा सबके गुण भी अलग हैं और सबके दोष भी अलग हैं, फिर भी सब क्या है? सारे लोग जुटकर एक है। क्या है? हिंदुस्तानी। यानी कि सब भारतीयता की है। यानी कि सबके अंदर किसकी छाप है? भारतीयता की। कितना भी अलग हो, कितना भी उनके अंदर हिंदुस्तानी भाषा भाषी है, जनता से बसा हुआ विशाल मध्य भाग कैसे सैकड़ों वर्षों से बेटा अपनी अलग अलग पहचान बनाए हुए। मतलब सबके अंदर क्या रचा बसा है? सबके अंदर रचा बसा है बेटा भारतीयता। साथ ही इस पूरे दौरान वे भारतीय बने रहे।
यानी कि इतने परिवर्तन, इतने बदलाव होने के बाद ही बेटा वह भारतीय बने रहे, जिनकी राष्ट्रीय विरासत एक ही थी और उनकी नैतिक और मानसिक विशेषताएं भी समान थी। प्राचीन चीन की तरह प्राचीन भारत अपने आप में एक दुनिया थी, एक संस्कृति और सभ्यता थी जिसने तमाम चीज़ों को आकार दिया था। विदेशी प्रभाव आए और अक्सर उस संस्कृति को प्रभावित करके उसी में जब्ज हो गए। जब भी विघटनकारी तत्व उभरे, तत्काल उन्होंने सामंजस्य खोजने का प्रयास को बढ़ावा दिया। साथ ही इस पूरे दौरान भारतीय बने रहे, मतलब कितना भी परिवर्तन आया बेटा, लेकिन वे भारतीय बने रहे। विरासत की ही थी, राष्ट्रीय विरासत की ही थी कि उनकी नैतिक, ये राष्ट्रीय विरासत है कि उनकी नैतिक और मानसिक विशेषताएं, मतलब कि उनकी नैतिकता और उनकी मानसिकता जो है बेटा वो क्या है, वह एक राष्ट्रीय विरासत के रूप में है। मानसिक विशेषताएं भी समान थी, ये राष्ट्रीय विरासत लेखक ने कहा कि जो उनकी नैतिकता, उनकी मानसिक विशेषताएं समान थी, ये एक राष्ट्रीय विरासत है। प्राचीन चीन जिस तरह था उसी तरह से प्राचीन भारत भी क्या था, अपने आप में एक पूरी दुनिया था। प्राचीन भारत बेटा हमारा कैसा था, प्राचीन भारत हमारा पूरी एक दुनिया की तरह था। एक संस्कृति और सभ्यता थी, उनके अंदर क्या थी, एक ही संस्कृति, एक ही सभ्यता थी जिसने तमाम चीजों को आकार दिया। विदेशी प्रभाव आए और अक्सर क्या करते थे, आते थे और उस संस्कृति को प्रभावित भी करते थे, आते थे और करते, और क्या कर हमारी भारतीय संस्कृति को प्रभावित करते थे, लेकिन उसी में वो समा जाते थे, उसी में जज्ब हो जाते थे। जब भी बेटा, जब भी कोई ऐसे तत्व आए जिसने क्या किया हो, विघटन किया हो, जब भी भारत में कोई ऐसे तत्व आए जो विघटनकारी हों, तो क्या किया, तुरंत उन्होंने सामंजस्य मतलब कि संगति, एकजुट होना, खोजने का प्रयास को बढ़ावा दिया। सभ्यता के आरंभ से ही भारतीय मानस में सभ्यता के प्रारंभ से ही भारतीय मानस में एकता के स्वप्न ने अपनी जगह बनाए रखी। इस एकता की कल्पना कभी किसी बाहर से आरोपित वस्तु या बाहरी तत्वों के या विश्वास के मानकीकरण के रूप में नहीं की गई। इसके अंतर्गत विश्वासों और रीति रिवाजों के प्रति अपार सहिष्णुता का पालन किया गया और साथ ही हर तरह की विविधता को मान्यता ही नहीं प्रोत्साहन भी दिया गया। सभ्यता के आरंभ में बेटा, सभ्यता के शुरुआत में भारतीय मानस में एकता का स्वप्न जो था, एकता, एकजुट, एक साथ, उसके स्वप्न ने पहले ही जगह बना ली थी कि क्या है, भारतीय मानस एक है। इस एकता की कल्पना, एकता की मतलब एकजुट रहना, एक साथ रहना की कल्पना कभी किसी बाहर से कोई आरोपित वस्तु या बाहरी तत्वों की नहीं थी, विश्वास के मानवीकरण के रूप में नहीं की गई थी, मतलब किसी बाहरी रूप से नहीं की गई थी। इसके अंतर्गत क्या था, विश्वास, रीति रिवाज के प्रति क्या था बेटा, सहिष्णुता का पालन किया गया था, यानी कि हमारे अंदर का विश्वास था, हमारी रीति रिवाज के प्रति जो सहिष्णुता था। इसीलिए बेटा इस तरह की विविधता को, यानी कि भारत की जो विविधता है कि वह हर प्रत्येक प्रकार से वह विभिन्न है, विविध है, अलग अलग है, फिर भी सबके अंदर एकता समाई हुई है, सबके अंदर एक गहरी छाप है भारतीयता की। और इस विविधता को, यानी भारत की विविधता को मान्यता ही नहीं दी गई, बल्कि बेटा इसकी सराहना भी की गई, इसको प्रोत्साहन भी दिया गया। अब आइए बेटा पेज नंबर 14 पर। किसी एक देशीय समूह में चाहे वे कितने घनिष्ठ रूप से एक दूसरे से जुड़े हों, छोटी छोटी विभिन्नताएं हमेशा देखी जा सकती।
उस समूह की मूल एकता तब प्रकट होती है जब उसकी तुलना किसी अन्य देशीय समूह से की जाती। यह बात अलग है कि अक्सर दो निकटवर्ती समूहों को भिन्नता सीमांत इलाकों में या धुंधली पड़ जाती है या आपस में घुल मिल जाती है। कहते हैं कि किसी भी देश की समूह में चाहे वह कितने घनिष्ठ रूप में एक दूसरे से जुड़े हों, मतलब कितना भी वह घनिष्ठता से जुड़े हों, छोटी बड़ी भिन्नताएं उनमें देखी जा सकती। कोई कितना भी बेटा एक हो, समूह में हो, लेकिन थोड़ी बहुत भिन्नताएं, थोड़ा बहुत अंतर सब में दिखता है। उस समूह की मूल एकता, उस समूह में सच में एकता है, मूल एकता, उनके रग रग में एकता समाई हुई है। ये तब पता चलता है जब बेटा हम इसकी तुलना किसी दूसरे देशीय समूह से करते हैं। ये बात अलग है कि अक्सर क्या होता है कि जब दो निकटवर्ती समूह होते हैं, मतलब एक तरफ एक समूह, दूसरी तरफ दूसरा समूह, तो उनमें क्या दिखाई पड़ता, विभिन्नता सीमांत इलाकों में या तो धुंधली पड़ जाती है या आपस में वे घुल मिल जाते हैं। यानी दोनों समूह या तो उनमें क्या होता है, भिन्नता सीमांत इलाकों में या धुंधली पड़ जाती है। प्राचीन और मध्य युग में आधुनिक राष्ट्र के विचार ने जन्म ले लिया। फिर क्या हुआ बेटा, प्राचीन और मध्य युग में ही आधुनिक राष्ट्र के विचार ने जन्म नहीं लिया था। आधुनिक राष्ट्र के विचार ने जन्म नहीं लिया था और सामंती धार्मिक या जातीय संबंधों का महत्व अधिक था। फिर भी मेरा विचार है कि ज्ञात इतिहास में किसी भी समय एक भारतवासी भारत के किसी भी हिस्से में अपने ही घर की सी अपनेपन की अनुभूति करता था, जबकि किसी भी दूसरे देश में पहुंचकर वह अजनबी और परदेसी महसूस करता था। लेखक कह रहे हैं कि कुछ भी हो, लेकिन मेरा विचार ये है कि एक भारतवासी अपने भारत में, अपने ही देश में किसी भी हिस्से में जाएगा तो जिस तरह से वो अपने घर में महसूस करता है अपनेपन की, वो कहीं भी जाकर महसूस करेगा, मतलब अपने भारत में। लेकिन अगर वह किसी दूसरे देश में जाएगा तो वहाँ अपने आप को अजनबी और परदेसी सा महसूस करेगा। यानी पूरा भारत को लेखक ने एक परिवार का नाम दिया है कि वह अपनेपन का अनुभूति करता, लेकिन जब किसी दूसरे देश में जाएगा तो वहां पर अजनबी सा महसूस करेगा। उन देशों में जाकर जिन्होंने कुछ दूर तक उसकी संस्कृति या धर्म को अपना लिया था, उसे अजनबी का बोध निश्चय ही कम होता है। जो है संस्कृति या धर्म को अपना लेता है तो उसे अजनबी जो अपना अकेलापन या अजनबी का बोध होता है निश्चय ही कम होता था। वे लोग जो किसी गैर भारतीय धर्म को मानने वाले थे या भारत में आकर यहीं बस गए, कुछ ही पीढ़ियों के गुजरने के दौरान स्पष्ट रूप से भारतीय हो गए, जैसे यहूदी, पारसी, मुसलमान। जिन भारतीयों ने इन धर्मों को स्वीकार कर लिया वे धर्म परिवर्तन के बावजूद भारतीय बने रहे। फिर लेखक कह रहे हैं बेटा कि जो लोग किसी गैर भारतीय धर्म को अपना धर्म को मानने वाले थे, वे क्या थे, या तो भारत में आए और यहीं आकर बस गए, भारत में आए और आकर यहीं बस गए, और जब कुछ पीढ़ियां गुजर गईं तो गुजरने के बाद क्या हुआ, स्पष्ट रूप से वे भारतीय हो गए, यहाँ हमारे भारत में आए बस गए, और जब कुछ पीढ़ियां उनकी गुजर गईं तो वे भारतीय हो गए। जैसे उन्होंने किसका उदाहरण दिया, यहूदी का, पारसी का और मुसलमान का, कि वे आकर भारत में बस गए और जब थोड़े से समय, थोड़ी पीढ़ियां गुजर गईं तो वे भारतीय ही हो गए। जिन भारतीयों ने इन धर्मों को स्वीकार कर लिया वे भी धर्म परिवर्तन के बाद भी अपना धर्म बदल लिया, लेकिन उसके बाद भी क्या बने रहे, उसके बाद भी वह भारतीय बने रहे। तो क्लास 8 आज बेटा आपको ये पूरा टॉपिक पढ़ना है और समझना है। कौन सा, भारतीय विविधता और एकता, भारत की विविधता और एकता, ये पूरा टॉपिक बेटा आपको पढ़ना है कि किस तरह से लेखक ने उदाहरण दिया है
कि भिन्नता होने के बाद भी, अलग अलग होने के बाद भी किस तरह से एकता सबके अंदर समाई हुई है। तो क्लास 8 आज आपको ये टॉपिक बेटा फिर से पूरा पढ़ना है और समझना है।